एसएससी जीडी के इस पेपर का पार्ट 1 रीजनिंग का था, जिसे हम कवर कर चुके हैं। अब हम कवर करने वाले हैं जीके का ये पार्ट। तो आइए इसमें हम देखते हैं कि कैसे प्रश्नों का स्तर रहता है, क्या क्या प्रश्न में पूछा जाता है। जीके के इस पार्ट को कवर करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे एक विशेष सूचना ये है कि जीके जीएस के जो प्रश्न पत्र हैं एसएससी जीडी 2024 में जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी के, तो उन सभी प्रश्नों को मैंने एक जगह कवर किया है। तो करीबन 600 से 700 प्रश्न होंगे, जिसे हम एक वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। अगर एक वीडियो ज़्यादा लंबी होती है तो मैं 2 वीडियो में उसको कवर करने का प्रयास करूंगा, तो आप उसे देखना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन याद रखें कि आगे 2 से 3 दिन में आपके लिए वह वीडियो उपलब्ध होगी, तो आप उसे देख सकते हैं। उसमें करेंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न हैं उनको हटा दिया गया है। तो करंट अफेयर्स के प्रश्न, क्योंकि वह करंट अफेयर्स के प्रश्न हमारे अब किसी काम के नहीं हैं, बहुत ही कम प्रश्न होंगे जिसे मैंने शामिल किया है। साथ में ही जो ज़्यादा रिपीट प्रश्न हुए हैं उनको भी मैंने वहाँ से हटा दिया है, क्योंकि वो भी हमारे किसी काम के नहीं हैं। एक बार अगर एक प्रश्न आता है तो उसे टाइम बढ़ाने के लिए क्यों दूसरा रखें, तो ऐसा प्रयास किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है वो एसएससी जीडी के लिए ही नहीं, बल्कि एसएससी के किसी भी एग्जाम्स के लिए, साथ में ही रेलवे के किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम आज ये जो पेपर कर रहे हैं उसका दूसरा पार्ट है। पहला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो मैंने अभी बताया ये करंट अफेयर्स का प्रश्न था। अब ये उतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जानकारी के लिए राकेश पाल जो है ये इसके महानिदेशक नियुक्त किए गए थे। दूसरा प्रश्न है, कृष्ण राव पंडित राजा भैया पूंछ वाले इन्हें कहा जाता है, इनका संबंध किस घराने से है। तो देखिए ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न न सिर्फ एसएससी में बल्कि रेलवे या फिर किसी भी वनडे एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इन्हें आप याद रखेंगे और इन्हीं सभी प्रश्नों का संग्रह है वह वीडियो, जिसमें आपको 600 से 700 प्रश्न मिलने वाले हैं। तो राइट आंसर इसका डी होगा। अगला प्रश्न है, गन्ने से चीनी बनाने की गतिविधि किस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आती है। तो देखिए आप याद रखेंगे कि जो प्रथम होती है उसमें कृषि से संबंधित जो चीज़ें होती हैं ये यानी कि कृषि, और दूसरी आर्थिक गतिविधि है उसमें कृषि से बनने वाले उत्पाद, ठीक है, जैसे कि गन्ने से चीनी बनना, आलू से चिप्स बनना इत्यादि, ये सभी क्या है, ये द्वितीय में शामिल की जाती हैं। यानी कि विनिर्माण आप याद रख सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जो विनिर्माण होता है ये जो है दूसरे क्षेत्र में शामिल की जाती हैं। तीसरे में आप सभी जानते हैं बीमा है, यानी कि जो सेवा से संबंधित हैं वह सभी गतिविधियां ये द्वितीय तृतीय क्षेत्र में शामिल की जाती हैं। तो इस हिसाब से मेरे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, वी होगा, यानी कि द्वितीयक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। आप याद रखेंगे नॉर्मन बोरलॉग, जिन्हें विश्व में जो है हरित क्रांति का जनक माना जाता है, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग ये जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन भारत की बात करें तो यही योगदान के लिए भारत में MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, मिष्टी योजना का उद्देश्य आसपास के समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करते हुए भारतीय तट पर किसका पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा या उसे पुनर्जीवित करना है। तो ठीक है, ये जो है मिष्टी योजना से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। मिष्टी योजना का जो पूर्ण रूप होता है, ये जो मिष्टी दिया गया है, मिष्टी का पूर्ण रूप होता है M से मैंग्रोव, I से इनिशिएटिव, T4 ऐसे ही आगे है शोरलाइन, S से शोरलाइन, फिर हैबिटेट्स एंड जो है टेंगिबल इनकम, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ये मैंग्रोव से संबंधित रही है, लेकिन विशेष बात ये है कि ये करंट का टॉपिक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से या किसके पास संसद के किसी भी सदन का आह्वान या सत्रावसान करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है।
तो आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर बी है, यानी कि जो राष्ट्रपति होते हैं भारत में, इनके पास ये जो है शक्ति होती है। अगला प्रश्न है, किस तत्व की परमाणु संख्या सबसे अधिक है और यह प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी जानते होंगे, ए है, यानी कि यूरेनियम। यूरेनियम का जो है परमाणु संख्या क्या है? तो परमाणु संख्या जो है, इसकी परमाणु संख्या की अगर हम बात करें तो 92 है, आप सभी जानते भी हैं। परमाणु अगर भार की हम बात करें तो ये जो है 238 है, ग्राम में है तो ग्राम रखेंगे यार। अगला प्रश्न है, नृत्य महोत्सव केरल पर्यटन विकास निगम द्वारा आयोजित किया जाता है। यह केरल के त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम शहर में कनकुन्नू महल परिसर में साल में 2 बार, एक बार अक्टूबर नवंबर के महीने में और दूसरी बार मार्च अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। ऐसा कौन सा है? तो देखिए, आप याद रखेंगे केरल में मनाया जाने वाला निशा गांधी, कहीं कहीं आपको निशा गांधी भी लिखा मिलेगा, तो आप इसे याद रखेंगे। साथ में ही आप याद रखेंगे इन अन्य नृत्य जो महोत्सव है, इन्हें भी ये जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। आप याद रखेंगे, कई बार पूछा भी गया है। मामल्लपुरम, हम्पी की बात करें तो ये कर्नाटक में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, यहाँ से कई प्रश्न कवर होंगे। भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है वह हमें देखना है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51A में किया गया है, ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है। संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगा कि संविधान का 42वां जो संशोधन अधिनियम 1976 था, उसके तहत भारतीय संविधान में इन मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, यानी कि मूल संविधान में ये मौलिक कर्तव्य नहीं थे। और जब जोड़ा गया था तब इसे भाग 4 का में रखा गया, और जब जोड़ा गया था तब इसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे। 11वां मौलिक कर्तव्य ये 86वां संशोधन अधिनियम 2002 है, उसके तहत जोड़ा गया है, तो ये उससे संबंधित है, इसका मतलब ये सही है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भाग 5A में किया गया है, तो ये गलत है, यानी कि ये भाग 5A में नहीं है, भाग 4A में है, 4 का में है। तो ये जो है गलत कथन है, यही हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, तो ये बिल्कुल सही कथन है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति को भी आप याद रखेंगे, जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख जो है किया गया है हमारे संविधान में, और ये कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? तो संविधान जो रूस का संविधान है वहाँ से इनको ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा युग्म और स्पर्धा एवं उसके प्रकार के संबंध में सही है? तो भाला फेंक यानी कि जेवलिन कूदना, जेवलिन कूदना नहीं होता, जेवलिन के साथ में क्या होगा? फेंकना। ठीक है, ऊंची कूद यानी कि हाई जंप जो होती है ये कूदी जाती है, तो ये कूदने के प्रकार में आएगा, ना कि फेंकने का, यानी कि ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय खिलाड़ी अंकिता दास निम्न में से कौन सा खेल खेलती हैं? देखिए, आप याद रखेंगे अंकिता दास को, अब आगे आने वाले एग्जाम के लिए आप याद रखेंगे मनिका बत्रा को, ठीक है, मनिका बत्रा को, और आप याद रख सकते हैं श्रीजा अकुला को, ठीक है, श्रीजा अकुला को। ये कुछ महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो है टेबल टेनिस खेलती थी, और ये टेबल टेनिस से संबंधित है। इन 2 नामों को और याद रखेंगे, अचंता शरद कमल को भी याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 से निम्न में से किसने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये है करंट अफेयर्स का प्रश्न, राइट आंसर इसका के राजा रमन है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के संबंध में HYV का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, हरित क्रांति ने खाद्यान्न उत्पादन में विशेषकर गेहूं और चावल में महत्वपूर्ण क्रांति की है, लेकिन याद रखना है कि इसको जो वृद्धि है अनाज की,
उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में से एक है HYBV, यानी कि ये जो है हाई यील्डिंग वेराइटीज के बीज जो है, उन्नत किस्म के जो बीज होते हैं, इसका पूर्ण रूप ये है। इनके माध्यम से ही हरित क्रांति ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय थी? इस प्रश्न का राइट आंसर है ए, यानी कि सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू के बारे में आप जानते भी होंगे कि ये भारत में जो है किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी, जो यूपी की बनी थी। सुचेता कृपलानी यूपी की ही पहली महिला थी जो महिला मुख्यमंत्री बनी थी और ये राज्यपाल बनी थी। अगला प्रश्न है, कौन से खेल में खिलाड़ियों के कौशल स्तर का आकलन करने के लिए येलो रेटिंग प्रणाली ये इसका उपयोग किया जाता है? देखिए, आपके एग्जाम में खेलों से जो संबंधित नियम हैं, खिलाड़ी हैं और उनसे संबंधित शब्दावलियाँ हैं, ये सभी काफ़ी पूछे गए हैं, तो आप याद रखेंगे इन्हें और अच्छे से तैयार करके चलेंगे। येलो रेटिंग प्रणाली शतरंज में दी जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सी शास्त्रीय नर्तकी शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए पद्म भूषण 1992 में प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की नर्तकियों में से एक थी? तो ये जो है आप याद रखेंगे सोनल मानसिंह को। तो राइट आंसर है वी, यानी कि सोनल मानसिंह जो है ये पद्म भूषण इन्होंने 1992 में प्राप्त किया था। और आप ये भी याद रखेंगे कि ये सोनल जो मानसिंह है ये दो नृत्य शैलियों से जुड़ी हुई हैं, एक है भरतनाट्यम और दूसरा है ओडिसी। तो ये भी आप याद रखेंगे, इनकी नृत्य शैलियाँ भी आगे कई एग्जाम्स में पूछी जाएंगी और इस पेपर में भी पूछी गई हैं, मैंने याद किया तो वहाँ पे भी पूछा गया है। तो आप याद रखेंगे कि ये दो नृत्य शैलियों से जुड़ी हुई हैं, भरतनाट्यम और ओडिसी। अगला प्रश्न है, छऊ नृत्य शैली का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? छऊ जो नृत्य शैली है ये वास्तव में पश्चिम बंगाल से संबंधित है, कुछ इसका रूप झारखंड में भी देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? अब इस प्रश्न का राइट आंसर है चीन, लेकिन अब आपको ये बताना है कि सार्क जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, क्योंकि प्रश्न में कई बार पूछा जाता है, तो आप ये हमें बताएंगे। अगला प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? देखिए, पेपर आपका 2024 में हो रहा है, आपको डेटा जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा और पूछा जाना भी चाहिए, लेकिन 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग भी प्रश्न कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है। तो कुछ जो मोटे मोटे फैक्ट होते हैं उन्हें आप 2001 के भी याद करके चलेंगे। तो ये जो है 64.83% 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग ये जो साक्षरता दर थी। एक प्रश्न पूछा गया था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी अच्छा प्रश्न है। दक्षिण भारत में ... एक ग्राम सभा थी जो उन क्षेत्रों में पाई जाती थी जहां जमींदार ब्राह्मण नहीं थे। तो ये एक सभा थी, इसका नाम था उर। ठीक है, उर नामक सभा जो है, ये उर नामक ग्राम सभा थी, ये जो है कहाँ पाई जाती थी? जहां पर जमींदार ब्राह्मण नहीं होते थे। तो राइट आंसर डी है। इसी के साथ ये जो है हमारा पार्ट समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम देखते हैं मैथ के जो प्रश्न आए हैं। साथ में ही आपको एक बात याद रखनी है कि मेरी अगली वीडियो 2-3 दिन में एक वीडियो आने वाली है जिसमें 600 से 700 प्रश्नों को कवर करेंगे, क्योंकि उन 600-700 प्रश्न उन प्रश्नों को कवर करेंगे जो प्रश्न एसएससी जीडी के 2024 के एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप उसे देखना बिल्कुल ना भूलें।